नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के तीसरे भाग को। यह आपके सिलेबस के यूनिट 3 से रिलेटेड है, जिसमें कई सारे चैप्टर आपके कवर होंगे। इसके पहले 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ पे ऊपर के साइड में आप आई बटन दबाकर भी उसके लिंक को देख सकते हैं। और बाकी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर में आप लोग हैं, हर सेमेस्टर की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसमें उस सेमेस्टर के ज़्यादातर विषयों के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से भी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देशन उन कदमों से संबंधित है जो एक प्रबंधक अधीनस्थों और अन्य को योजनाओं को पूरा करने के लिए लेता है। यह परिभाषा किसने दी है? डायरेक्शन डील विद द स्टेप अ मैनेजर टेक टू गेट द सबऑर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट द प्लान। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये परिभाषा विलियम न्यूमैन ने दी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशन लोगों को यह बताता है कि उन्हें क्या करना है और यह देखना कि वे उसे अपनी सर्वोत्तम योग्यता से करते हों। यह परिभाषा किसने दी है? डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई कॉन्सोर्ट डोनेल, अर्नेस्ट डेल, विलियम न्यूमैन या हेनरी एच एल्बर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये परिभाषा अर्नेस्ट डेल ने दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, निर्देशन के किस सिद्धांत में कहा गया है कि व्यक्ति और संगठन के उद्देश्य एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए? विच प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इन द हार्मोनी विथ ईच अदर। उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। उपयुक्त तकनीकी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक। नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। या आदेश की एकता का सिद्धांत। तो देखिए, जब व्यक्ति और संगठन के उद्देश्यों को एक दूसरे के अनुरूप होने की बात कही जा रही है, तो ये उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्देश के किस सिद्धांत में कहा गया है कि एक अधीनस्थ को एक समय में एक ही अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने चाहिए? तो यहाँ क्योंकि निर्देश प्राप्त होने की बात कही जा रही है, तो ये आदेश की एकता के सिद्धांत की बात आ जाएगी। आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को या एक सबऑर्डिनेट को एक ही अधिकारी से निर्देश प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि कार्य योजना और निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। यह परिभाषा किसने दी है? सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। तो देखो, ये डेफिनेशन दी है डेविस ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, किसी स्थिति में निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में स्वेच्छा से कार्य करने के लिए अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल टू वर्क विलिंगली टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल इन अ गिवन सिचुएशन कॉल्ड? पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, लीडरशिप यानी नेतृत्व, या संचार कम्युनिकेशन। तो देखो, जब किसी पहले से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य किया जा रहा है और इसके लिए अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया अपनानी है, तो वो लीडरशिप कही जाएगी। एक लीडर जो है वो अपने अनुयायियों के माध्यम से, फॉलोअर के माध्यम से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों के व्यवहार को निर्देशित करता है, प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का अर्थ है कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन
टू accomplish desired goal. दिस डिफिनीसन इज गिवन बाई, तो देखो ये डिफिनीसन दी है विलियम स्कॉट ने, ये प्रेरणा की डिफिनीसन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति डैश शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड कम्युनिस्ट, यानी कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है ये पूछा है। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कम्युनिस्ट लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश तकनीकी में सभी अधिकार और शक्तियां अधिकारी के पास निहित होती हैं। इन डैश टेक्निक ऑल द राइट एंड पावर आर वेस्टेड विद द ऑफिशियल, यानी किस प्रणाली में सभी अधिकार और शक्तियां अधिकारी के पास होती हैं। जनतंत्रीय यानी डेमोक्रेटिक, स्वतंत्र यानी फ्री रेन, निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो निरंकुश होता है ना, ऑटोक्रेटिक, वो अपने पास सारे पावर रखता है, सारे अधिकार और शक्तियाँ उसके पास होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन की किस तकनीकी में अधिकारी द्वारा शक्ति और अधिकार का विकेंद्रीकरण शामिल है। विच टेक्निक ऑफ डायरेक्शन इन्वॉल्व डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी बाय द ऑफिशियल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है बिखेर देना, यानी एक जगह इकट्ठा रखने की बजाय उसे फैला देना। तो ये तकनीकी जनतांत्रिकीय तकनीकी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये डेमोक्रेटिक टेक्निक है निर्देशन की, यानी डायरेक्शन की। इसके बाद देखिए, निर्देशन की किस तकनीकी के तहत अधिकारी अपने अधीनस्थों और अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अंडर विच टेक्निक ऑफ द डायरेक्शन डज द ऑफिशियल गिव कंप्लीट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू हिज सबॉर्डिनेट एंड फॉलोअर्स। जनतंत्रीय यानी डेमोक्रेटिक, स्वतंत्र तकनीकी यानी फ्री रेंज टेक्निक, निरंकुश तकनीकी ऑटोक्रेटिक टेक्निक या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही है तो ये फ्री रेंज टेक्निक कही जाएगी, स्वतंत्र तकनीकी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद निर्देशन कार्य किसके द्वारा शुरू किया जाता है। डायरेक्शन फंक्शन इज इनिशिएटेड बाई निचले स्तर के प्रबंधन यानी लो लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तर के प्रबंधन यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, शीर्ष स्तर के प्रबंधन यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कभी भी निर्देशन जो है, डायरेक्शन जो है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के माध्यम से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक डैश कार्य है। डायरेक्शन इज अ डैश फंक्शन। प्रबंधकीय, उत्पादन और ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाई उच्चतम प्रबंध द्वारा, बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट, मध्यम स्तर के प्रबंध द्वारा, बाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन का काम जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। जो उच्च अधिकारी होते हैं वही समन्वय करते हैं, अन्य अधिकारियों के बीच में आपस में तालमेल बैठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, समन्वय है। कोऑर्डिनेशन इज ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री, आवश्यक यानी नेसेसरी, अनावश्यक यानी अननेसेसरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो किसी भी संगठन के गोल को हासिल करने के लिए समन्वय होना आवश्यक है। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करें तभी लक्ष्यों की प्राप्ति सही ढंग से हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद है, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। यह कथन है टेरी, फेयोल, मूने या इनमें से कोई नहीं। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसेट ऑफ अ कॉमन पर्पज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यह समन्वय को परिभाषित करते हुए मूने महोदय ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद है, समन्वय का पहला तत्व है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज समय यानी टाइमिंग, संतुलन यानी बैलेंसिंग,
एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला तत्व होता है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद है, क्या प्रधान कार्यालय और शाखाओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के बीच संघर्ष को समाप्त करता है? What eliminate conflict between the head office and branches as well as between different departments? पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोऑर्डिनेशन वास्तव में संघर्ष को समाप्त करने की और आपसी तालमेल बैठाने की क्रिया मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यदि समन्वय है संगठन के लोगों के बीच में, तो विभिन्न विभागों में, विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न कार्यालय में, विभिन्न लोगों के बीच में कोई संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय विशेषज्ञता में सहायता नहीं करता है। समन्वय प्रबंध का सार नहीं है। समन्वय एक जानबूझकर की जाने वाली गतिविधि है, यानी कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समन्वय एक जानबूझकर की जाने वाली गतिविधि है, यह कथन सही है। बाकी ये तीनों कथन गलत हैं। समन्वय प्रबंध के से अलग कार्य नहीं है, प्रबंध का ही एक पार्ट है। समन्वय में विशेषज्ञता जो है सहायता करती है, इसलिए ये कथन भी गलत है। समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है, ये कह रहा है नहीं, इसलिए ये कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य है। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। समन्वय एक जानबूझकर की जाने वाली गतिविधि है। तो देखो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो समन्वय प्रबंध से अलग कार्य नहीं है, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बाकी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, डैश नियोजन से शुरू होता है और अंतिम नियंत्रण तक विस्तारित होता है। व्हाट बिगिंस फ्रॉम द प्लानिंग एंड एक्सटेंड अप टू द लास्ट कंट्रोल? तो देखो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समन्वय एक ऐसी क्रिया है जो नियोजन के समय से ही चालू हो जाती है। प्लानिंग के समय ही जब प्लानिंग बनाई जाती है तो प्लानिंग बनाने वाले लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। और अंतिम नियंत्रण तक यानी मैनेजमेंट का जो आखिरी काम है वहाँ तक समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह प्रयासों को एकीकृत करने वाले तत्व को कहा जाता है। द एलिमेंट दैट एम्स एट द इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। तो देखो इंटीग्रेट करना है ग्रुप एफर्ट को, तो ग्रुप एफर्ट कब इंटीग्रेट होगा? जब लोगों के बीच में समन्वय होगा, सभी लोग मिलजुल कर एक दिशा में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, समन्वय है एक प्रबंध कार्य, मैनेजमेंट फंक्शन। प्रबंध का सार द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन का एक उद्देश्य एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, या एक सामाजिक उद्देश्य। तो देखिए समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए हैं, अब देखते हैं। संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। द मिनिमम पार्टीज इन कम्युनिकेशन आर 2, 4, 8 या 16। तो देखो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 पार्टी का होना जरूरी है। एक मैसेज भेजेगा, दूसरा मैसेज प्राप्त करेगा। इसके बाद संदेशवाहन के जाल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर। तो देखो कम्युनिकेशन नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वृत्तीय होता है, दूसरा होता है श्रृंखला, तीसरा होता है केंद्रीय या केंद्रित, और चौथा है मुक्त प्रवाही यानी फ्री फ्लो। ठीक है, ये 4 तरीके के संदेशवाहन के जाल होते हैं। वृत्तीय में क्या होता है कि सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। श्रृंखला में सूचना एक व्यक्ति से कुछ व्यक्तियों तक पहुंचती है, फिर वहां से आगे बढ़ती है। केंद्रित वाले में क्या होता है? केंद्रित वाले में एक व्यक्ति अनेक लोगों को सूचनाएं देता है।
अमुक्त प्रवाही में कोई भी दिशा हो सकती है, उसके लिए कोई निश्चित दिशा नहीं कही जा सकती। अगला प्रश्न है, संदेशवाहन की प्रक्रिया में कदम या तत्व होते हैं। द स्टेप ऑब्लिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर 4, 5, 6 या 7। तो देखो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में 7 कदम या 7 तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेषक यानी सेंडर, उसके बाद होता है मैसेज यानी संदेश, इसके बाद होता है इनकोडिंग यानी मैसेज को ड्राफ्ट करना, इसके बाद होता है मीडियम यानी माध्यम जिसके माध्यम से संदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। पांचवा तत्व होता है रिसीवर यानी जिस व्यक्ति संदेश प्राप्त कर रहा है। इसके बाद होता है आपका डीकोडिंग यानी संदेश को समझने की प्रक्रिया, और इसके बाद होता है फीडबैक। ये 7 तत्व होते हैं किसी भी संदेश प्रक्रिया के। अगला प्रश्न है, संदेशवाहन प्रवाहित होता है 1 दिशा में, 2 दिशा में, 3 दिशाएं, 4 दिशाएं। कम्युनिकेशन फ्लो इन 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन या 4 डायरेक्शन। कम्युनिकेशन की 4 दिशाएं मानी गई हैं, 4 डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। एक तो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है, दूसरा नीचे से ऊपर की ओर हो सकता है, तीसरा हो सकता है एक ही लेवल पे हॉरिजॉन्टली, और एक हो सकता है डायगोनल। ठीक है, ये 4 तरीके की 4 दिशाएं मानी जाती हैं कम्युनिकेशन की। इसके बाद संदेशवाहन प्रवाह कम्युनिकेशन फ्लो नीचे की ओर, ऊपर की ओर, समतल और आरेखी, इन सभी दिशाओं में। यानी ये पूछ रहा है कि संदेशवाहन का प्रवाह किस किस दिशा में हो सकता है। तो अभी मैंने बताया डाउनवर्ड भी हो सकता है, ऊपर से नीचे, अपवर्ड भी हो सकता है, नीचे से ऊपर, समतल भी हो सकता है यानी एक ही लेवल पे 2 व्यक्तियों के मध्य, और डायगोनल यानी तिरछे में भी हो सकता है, एक विभाग का निचला कर्मचारी दूसरे विभाग के उच्च अधिकारी से कम्युनिकेट करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन सभी दिशाओं में ये चारों ही तरीके की दिशा हो सकती है कम्युनिकेशन की। इसके बाद नीचे की ओर संदेशवाहन लोगों के बीच में किया जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज मेड बिटवीन पीपुल एट उच्च और निम्न स्तर, हायर एंड लोअर लेवल, निचला और उच्च स्तर, लोअर एंड हायर लेवल, समान स्तर, सेम लेवल, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो नीचे की ओर संदेशवाहन कभी भी उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऊपर की ओर संप्रेषण निम्न में से प्रवाहित होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, सेम लेवल, या नन ऑफ दीज। तो अभी हमने डाउनवर्ड वाले में देखा था उच्च अधिकारी से निचले स्तर तक जाती है बातें। जब अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात होगी तो निचले स्तर से उच्च स्तर के अधिकारियों की ओर कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, लोगों के बीच समतल संदेशवाहन किया जाता है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज मेड बिटवीन पीपुल एट। तो देखिए जब एक समान स्तर के 2 अलग अलग विभाग के लोग आपस में बात करते हैं तो समतल संदेशवाहन यानी कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, कर्णीय संप्रेषण लोगों के बीच यात्रा करता है। डायगोनल कम्युनिकेशन ट्रेवल बिटवीन पीपल एट। तो देखो डायगोनल कम्युनिकेशन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन है, जो डिपार्टमेंट वाइज भी अलग होता है, लेवल वाइज भी अलग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विभिन्न स्तर जिसका कोई संबंध नहीं है, डिफरेंट लेवल हैविंग नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो डायगोनल होता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक संचार किसके कारण होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरिजिनेट ड्यू टू सामाजिक ताकत, सोशल फोर्स, आधिकारिक कार्यवाही, ऑफिशियल एक्शन, अर्ध आधिकारिक स्रोत यानी सेमी ऑफिशियल सोर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से होता है या ऑफिशियल एक्शन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संचार निम्न में किसके परिणाम स्वरूप होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ सामाजिक ताकतें, सोशल फोर्स, आधिकारिक कार्यवाही यानी ऑफिशियल एक्शन, अर्ध सरकारी स्रोत यानी सेमी ऑफिशियल सोर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अनौपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन
लोगों के बीच में तब होता है जब सामाजिक रूप से आदमी जोड़ता है एक दूसरे से, यानी सोशल फोर्स जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संप्रेषण में बाधा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पुअरली एक्सप्रेस्ड मैसेज, स्क्रीनिंग, रोमांटिक डिस्टॉर्शन या अच्छी योजना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि योजना अच्छी बनी हो तो यह संप्रेषण को प्रभावी बनाएगी, ये संप्रेषण में बाधा नहीं बनेगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण को प्रभावी नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव? प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, ये तो बनाएगी। बेहतर सुनना यानी इम्प्रूव्ड लिसनिंग, ये भी संप्रेषण को प्रभावी बनाएगा। संदेश में स्पष्टता, क्लियरिटी इन मैसेज, ये भी संदेश को प्रभावी बनाएगा। पुअर प्लानिंग यानी खराब योजना, यानी यही चीज़ जो है संदेश को प्रभावी नहीं बनाएगी, उसे बिगाड़ देगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंगूरी लता किसका एक रूप है? ग्रेपवाइन इज अ फॉर्म ऑफ औपचारिक संप्रेषण, संचार के चैनल, अनौपचारिक संप्रेषण या संचार के लिए बाधा। तो देखिए, अंगूरी लता संप्रेषण यानी कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन अनौपचारिक संप्रेषण का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संचार का वह चैनल जो अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित होता है वो क्या कहलाता है? वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अंगूरी लता संप्रेषण कहलाता है जो अनौपचारिक चैनल के माध्यम से संप्रेषण हो। अगला प्रश्न है, संचार की बाधाएं क्या हैं जब सूचना को प्राप्तकर्ता के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए जानबूझकर हेरफेर किया गया हो? What is the barrier of communication when the information is deliberately manipulated to make it appear more favorable to the receiver? भाषा, लैंग्वेज, फिल्टरिंग, भावनाएं यानी इमोशन या लिंग, जेंडर। तो देखो, जब संदेश को अधिक अनुकूल बनाने के लिए उसमें जानबूझकर हेर फेर कर दिया गया हो, इसी को हम कहते हैं फिल्टरिंग। यानी कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है उसे हटा देना, कुछ नई बातें जोड़ देना जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हों, इसी को कहा जाता है फिल्टरिंग। अगला प्रश्न है, क्या दो तरफा प्रक्रिया है? व्हाट इज अ टू वे प्रोसेस? पर्यवेक्षण, संप्रेषण, प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है, यानी आदान प्रदान दोनों होता है। पर्यवेक्षण में क्या है? पर्यवेक्षक जो है अपनी बात कहेगा। प्रेरणा में क्या है? मोटिवेशन देने के लिए कुछ स्पीच दी जाएगी या कोई दंड पुरस्कार आदि दिया जाएगा। तो ये सब यूनिडायमेंशनल होते हैं। लेकिन संप्रेषण जो है टू वे प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? यह एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह प्रबंधन का एक व्यापक कार्य है। इट इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या ये सभी? तो देखो, यहाँ पे चारों बातें सही हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का पहला चरण है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज? विचार, एनकोडिंग, डिकोडिंग या प्रतिक्रिया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विचार। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? द फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज? विचार, एनकोडिंग, डिकोडिंग या प्रतिक्रिया? तो अभी मैंने कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया है, प्रतिक्रिया सबसे आखिरी में आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब आपका परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, परिवर्तन है, चेंज इज नेसेसरी यानी आवश्यक, वेस्टेज ऑफ टाइम यानी समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यानी साधनों की बर्बादी, या अनावश्यक? तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परिवर्तन आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है, समय के साथ हर चीज़ को बदलना पड़ता है। चाहे संगठन हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, हर चीज़ जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन की गति होती है। द स्पीड ऑफ चेंजेज? धीमी यानी स्लो, अत्यंत धीमी यानी वेरी स्लो, तेज यानी फास्ट, या सभी प्रकार की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परिवर्तन हर तरीके का होता है। कुछ परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं, कुछ परिवर्तन धीमे होते हैं
और कुछ परिवर्तन बहुत ज़्यादा धीमे होते हैं, लेकिन परिवर्तन होता ज़रूर है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन संगठन में अनिवार्य है, यह कथन किसका है? चेंज इज कंपल्सरी इन मैनेजमेंट, दिस स्टेटमेंट ऑफ। तो देखो ये बात कही है एलन ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के प्रकार हो सकते हैं। टाइप ऑफ चेंज कैन बी, लगाया गया परिवर्तन यानी इम्पोज्ड चेंज, शुरू किया गया परिवर्तन यानी इनिशिएटेड चेंज, क्रांतिकारी परिवर्तन यानी रिवोल्यूशनरी चेंज, या इन सभी प्रकार का। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिवर्तन इन सभी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज एजेंट? संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, लोग यानी पीपल, या तर्क संगत था रेशनलिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चेंज को प्रमोट करने वाली शक्तियों में है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, लोग बदल जाएं, लेकिन रेशनलिटी तो हमेशा ही रहती है। ठीक है, ये परिवर्तन का कारक नहीं मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, आरंभिक परिवर्तन है इनिशिएटेड चेंजेज, नियोजित परिवर्तन यानी प्लान्ड चेंज, मजबूरी में किया गया परिवर्तन यानी फोर्स्ड चेंज, यह दोनों बोथ ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनिशिएटेड चेंज जो है हमेशा प्लान के साथ इनिशिएट किया जाता है, यानी ये प्लान्ड चेंज के कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग बल क्या है? परिवर्तन को सुगम बनाने वाला फैसिलिटेट चेंज, परिवर्तन को रोकने वाला रिस्ट्रेंट चेंज, परिवर्तन को प्रभावित नहीं करते हैं डू नॉट अफेक्ट चेंज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ड्राइविंग बल उसे कहते हैं जो परिवर्तन को सुगम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद है निरोधक बल यानी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज, परिवर्तन को सुगम बनाना, परिवर्तन को रोकना, परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो परिवर्तन में रोक लगाने वाले जो बल होते हैं उसे निरोधक बल यानी रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स दोनों लगते हैं जब भी कोई परिवर्तन होता है, और जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है उसी दिशा में परिवर्तन प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, बल क्षेत्र विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया था? फोर्स फील्ड एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाई पीटर एफ ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर, कीथ जेविस, या कर्ट लेविन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कर्ट लेविन ने बल क्षेत्र विश्लेषण यानी फोर्स फील्ड एनालिसिस को डेवलप किया था। अगला प्रश्न है, आय के बढ़ते स्तर को माना जाएगा, राइजिंग लेवल ऑफ इनकम इज रिगार्डेड एज आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, या पारिस्थितिकी परिवर्तन। तो देखो आय का बढ़ता हुआ स्तर सामाजिक परिवर्तन के कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि आय का स्तर जब बढ़ेगा तो समाज के बहुत सारे लोगों का एक साथ बढ़ेगा, तो ये सामाजिक परिवर्तन माना जाएगा। अगला है, साक्षरता के उच्च स्तर का अर्थ है हायर लेवल ऑफ लिटरेसी मीन्स। तो देखो साक्षरता का स्तर भी सामाजिक परिवर्तन ही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद है, यूएसएसआर का विघटन माना जाएगा, डी इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर रिगार्डेड एज। तो यूएसएसआर यानी रूस का जो विघटन हुआ था 21 देशों में टूटा था वो, तो ये राजनीतिक परिवर्तन माना जाएगा, पॉलिटिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पावर में चेंज हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्पाद शुल्क का उन्मूलन माना जाएगा, एबोलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी रिगार्डेड एज। तो देखो उत्पाद शुल्क कर नीति से रिलेटेड है, तो ये आर्थिक परिवर्तन की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद है, जनसंख्या का विस्फोट माना जाता है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन इज रिगार्डेड एज। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन के कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को माना जाएगा, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट रिगार्डेड एज। यानी सरकारी क्षेत्र से प्राइवेट क्षेत्र में यदि कंपनियों को शिफ्ट किया जा रहा है तो ये भी आर्थिक परिवर्तन के कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति को माना जाता है, रिवोल्यूशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिगार्डेड एज। तो देखो क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी की बात हो रही है तो ये तकनीकी परिवर्तन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद है, उदार आयात नीति का तात्पर्य है लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी इम्प्लाइज।
तो आयात नीति जो है व्यापार से संबंधित है, इसलिए इसे आर्थिक परिवर्तन के कैटेगरी में रखा जाएगा, इकोनॉमिक चेंज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद विदेशी सहयोग इंगित करता है, फॉरेन कोलाब्रेशन इंडिकेट, उदारीकरण, वैश्वीकरण, राजनीतिक परिवर्तन या तकनीकी परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण में विश्व के विभिन्न देश मिलजुल कर काम करते हैं और विदेशी सहयोग इसी के आधार पे होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यूनिट 3 में आपके यही चैप्टर थे। यूनिट 4 से रिलेटेड एक वीडियो और आएगी, जल्द ही आपको मिल जाएगी, और बाकी 2 वीडियो पहले से है ही है, यूनिट 1 और 2 की। यदि ये 4 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, इसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।